नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में अब तक 10 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,68,912 कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 17 जिलों में लॉकडाउन लगाया। महाराष्ट्र सरकार और कोविड कार्यबल के बीच राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा जारी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। इन प्रयासों से इस क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ अवसर पैदा होंगे। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के विधानसभा चुनाव और तिरुपति तथा बेलगाम लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। पश्चिम बंगाल में 7वें और 8वें चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। हरिद्वार में कुंभ मेले में आज दूसरा शाही स्नान। फिल्म नोमैडलैंड ने ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन अकादमी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं कनकलता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 10 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 29,33,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। कल 1,68,000 से अधिक कोविड के नए मामले सामने आए। कोविड से कल 904 लोगों की मृत्यु हुई, जिसे मिलाकर अब तक देश में 1,70,000 से अधिक लोग इसका शिकार हो चुके हैं। कोविड से ठीक होने की दर 89.86% रह गई है। कल 75,000 से अधिक रोगी कोविड से ठीक हुए। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 12 लाख से अधिक है। कल देश में 11,80,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने कोविड की जांच और नियंत्रण कार्रवाई, अस्पतालों के बुनियादी ढांचे और टीकाकरण संबंधी केंद्रीय स्वास्थ्य दलों की रिपोर्ट के बारे में महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ को पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि राज्यों को उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने को कहा गया है। पंजाब सरकार को लिखे पत्र में स्वास्थ्य सचिव श्री भूषण ने पटियाला और लुधियाना में संक्रमित रोगी के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर और अधिक कर्मी तैनात किए जाने चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार को लिखे पत्र में श्री भूषण ने कहा कि रायपुर और जशपुर में नियंत्रण क्षेत्रों के आसपास पूरे एहतियात नहीं बरते जा रहे। उन्होंने कहा कि कोरबा, दुर्ग और बालोद जिले में आरटीपीसीआर जांच सुविधा में कमी होने से उपचार मिलने के समय में देरी हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 17 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 28 में से 17 जिले लॉकडाउन के अंतर्गत रहेंगे। राज्य में विमान के साथ साथ अब रेल से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड जांच संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए विधायक कोष का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति, आईसीयू बिस्तर और वेंटिलेटरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए औद्योगिक घरानों की भी मदद ली जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार अस्पतालों में आवश्यक सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही कोरोना जांच की सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा मोचन निधि से 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। छत्तीसगढ़ में रोज करीब 40 से 50 हजार कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 4 और जिलों में आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा शुरू की जा रही है। बीते 10 दिनों के दौरान कोरोना संक्रमण
की वजह से 554 लोगों की मौत हो चुकी है। मौतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने रायपुर और दुर्ग सहित प्रदेश के 6 नगरीय इलाकों में विद्युत शवदाह बनाने का निर्णय लिया है। इस बीच प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। कल 1,63,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। महाराष्ट्र में कल जांच में 63,294 लोग कोविड से संक्रमित पाए गए। देश में कल 11,80,136 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 2,63,137 जांच महाराष्ट्र से की गई, जो कुल जांच का 22% है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर प्रदीप आवटे ने कहा है कि देश में सर्वाधिक शहरीकरण महाराष्ट्र में हुआ है। देश में कोरोना के ज्यादातर मरीज शहरी इलाकों में पाए गए हैं। राज्य में कोरोना के ज्यादा मरीज दर्ज किए जाने का यह भी एक कारण है। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 लाख लोगों के पीछे करीब 23,000 मरीज है। गोवा, लद्दाख, दिल्ली, केरला, पुद्दुचेरी के सामने यह संख्या काफी कम है। महाराष्ट्र में अभी तक 34,07,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज दर्ज किए गए हैं। उनमें से लगभग 27,82,000 कोरोना मुक्त हो चुके हैं। राज्य में मरीज कोरोना मुक्त होने का प्रमाण 81% से ज्यादा है। देश में यह प्रमाण 89% से ज्यादा है। राज्य में अभी तक 2,21,14,000 से ज्यादा सैंपल की जांच की गई है। यह संख्या देश में कुल जांच किए सैंपल की तुलना में 8.5% है। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के कोविड कार्यबल के सदस्यों की बैठक मुंबई में जारी है। इसमें महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के उपायों पर चर्चा की जा रही है। सूत्रों के अनुसार कार्यबल के बहुत से सदस्य राज्य में कुछ दिनों का लॉकडाउन लगाए जाने के पक्ष में हैं। कल शाम भी मुख्यमंत्री ने कार्यबल के सदस्यों के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने संकेत दिया था कि राज्य में 1 सप्ताह से अधिक का लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बालासाहब थोराट ने भी कहा था कि राज्य में कोविड महामारी के फैलाव को रोकने के लिए कठोर पाबंदियां लगाई जाएंगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में कोई फैसला 1-2 दिन में किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने आज समीक्षा बैठक की। एक ट्वीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार ने निजी और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पात्र लोगों से टीकाकरण के लिए आगे आने की अपील की। कल 10,000 से अधिक लोग दिल्ली में संक्रमित हुए, जो राष्ट्रीय राजधानी में कोविड संक्रमण के बाद पहली बार सबसे अधिक संख्या है। ओडिशा में कोविड टीके की एक और खेप आज पहुंच रही है। राज्य के स्वास्थ्य निदेशक विजय पाणिग्रही ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस खेप में 2,71,000 टीके होंगे। इस बीच राज्य में कल कोविड के 1,741 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 9,259 हो गई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 2,251 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोविड मामलों की संख्या बढ़कर 3,29,000 से अधिक हो गई है। कोविड से 565 लोगों के ठीक होने से राज्य में स्वस्थ होने की दर 92.82% है। राज्य में कुल मौतों की संख्या 17,065 पर पहुंच गई है। वर्तमान में 21,800 से अधिक लोग संक्रमित हैं और 14,000 से अधिक लोग घर में क्वारंटीन हैं। इस बीच कल एक दिन में 97,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 21,58,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्र ने देश में कोविड महामारी की स्थिति में सुधार होने तक रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसे बनाने में काम आने वाली औषधीय तत्वों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड के मामलों में अचानक तेजी दिखाई दी है और कोविड रोगियों के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की मांग भी बड़ी तेजी से बढ़ी है। मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले दिनों में इसकी मांग में और तेजी आ सकती है। गुजरात उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार से हर संभव कदम उठाने को कहा है। इस विषय में एक जनहित याचिका का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनका असर जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देता। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने राज्य सरकार से यह भी सवाल किया कि अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो इन्हें रोगियों को क्यों नहीं दिया जा रहा। उच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार से लोगों को मास्क की अनिवार्यता और रात के कर्फ्यू के बारे में जागरूक बनाने को भी कहा। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार से अपना जवाब मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि 15 अप्रैल तक देने को कहा है। गुजरात सरकार के एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन शुरू होगा और दिहाड़ी मजदूरों की मुसीबतें बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दैनिक आधार पर कोविड संक्रमण की जांच बढ़ा दी है। सरकारी और निजी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या भी बढ़ी है और रोगियों के लिए दवाओं तथा इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि 70% ऑक्सीजन चिकित्सा संबंधी उपयोग के लिए सुरक्षित रखी गई है। ब्राजील में कल कोविड महामारी से 1,803 लोगों की मौत हो गई। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उनका देश कोरोना महामारी का वैश्विक केंद्र बन गया है और 37,000 से ज्यादा मामले एक ही दिन में दर्ज किए गए हैं। ब्राजील में अब तक 3,53,000 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है और दुनिया में मृतकों की संख्या की दृष्टि से अमेरिका के बाद ब्राजील का स्थान है। अमेरिका ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करने की बात दोहराई है और जांच में सहयोग न करने पर चीन की निंदा की है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कोविड के शुरू होने के प्रारंभिक स्तर के दौरान पारदर्शिता की कमी को लेकर चीन पर निशाना साधा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की संयुक्त जांच रिपोर्ट के बाद श्री ब्लिंकन ने ये टिप्पणी की। जांच में साबित नहीं हो सका कि यह वायरस कब और कैसे फैलना शुरू हुआ था। चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जांच रिपोर्ट जारी की है, जिसका निष्कर्ष रहा है कि इस वायरस के किसी प्रयोगशाला की बजाय वन्य जीव से आने की संभावना है। कोविड के प्रसार को रोकने के लिए टीका उत्सव महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती से शुरू होकर 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को कोरोना के खिलाफ दूसरे महासंग्राम की संज्ञा दी है। उन्होंने 4 सिद्धांतों का पालन करने की अपील की है। जानी मानी गायिका पद्मजा फेनानी जोगलेकर ने नागरिकों से टीकाकरण करवाने और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इन दिनों कोरोना बहुत ही बड़े पैमाने पे फैल रहा है। आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि अगर आपको अति आवश्यक काम न हो तो घर से बाहर न निकलें। अगर कुछ वैसे ही महत्वपूर्ण काम के लिए निकलेंगे तो मास्क पहनना जरूरी है। सेफ डिस्टेंस रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना के जंतु दिखाई नहीं देते। नियम के अनुसार अगर वैक्सीनेशन के लिए आप पात्र हैं तो आप अवश्य और बेहिचक टीका जरूर लगवाएं। आपका परिवार स्वस्थ और खुश रहें, यही मेरी मंगल कामनाएं। धन्यवाद। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों का योगदान बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इस क्षेत्र की निर्यात और रोजगार सृजन क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन उपायों से इस क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ अवसर उत्पन्न होंगे। डिजिटाइजेशन पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का योगदान
बढ़ाकर 40% किया जाएगा, जो अभी 30% के स्तर पर है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के उद्योगों का निर्यात बढ़ाने का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के डिजिटाइजेशन के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इससे समूची प्रणाली को पारदर्शी, समयबद्ध और परिणाम मूलक बनाया जा सकता है। श्री गडकरी ने कहा कि ई मार्केट भारत का भविष्य है और विपणन, विनिर्माण, प्रक्रिया तथा शासन संचालन के डिजिटाइजेशन से इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न दलों के नेता प्रचार में लगे हुए हैं। भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को पश्चिम बंगाल में अब तक हुए 4 चरण के विधानसभा चुनाव में 100 से अधिक सीटें मिलेंगी और तृणमूल कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। बर्धमान में आज एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिन प्रतिदिन क्रोधित होती जा रही हैं, क्योंकि राज्य की जनता उनका खेल समझ चुकी है और उन्हें हराने का मन बना चुकी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में उत्तर पूर्व कलिंपोंग में रोड शो किया। इसमें कई पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। कलिंपोंग सीट पर इस महीने की 17 तारीख को मतदान होगा। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज नादिया जिले के रानाघाट में एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए पिछले 10 वर्ष के दौरान उनकी सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि फिर से उनकी सरकार बनने पर ये विकास कार्य जारी रहेंगे। सुश्री बनर्जी ने भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने शीतलकुची मामले में विवादास्पद बयान देने पर भाजपा नेताओं की आलोचना भी की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 जिलों में फैली 45 विधानसभा सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने इस चरण के लिए घर घर जाकर प्रचार करने की अवधि को 24 घंटे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप यहां चुनाव प्रचार एक दिन पहले बुधवार को समाप्त होगा। पिछले शनिवार को चौथे चरण के मतदान के दौरान कूचबिहार जिले के सीतालकुची विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र संख्या 126 पर भीड़ के हंगामे और गोलीबारी की घटना के बाद ये निर्णय लिया गया है। जिले में चुनाव हिंसा से संबंधित 2 घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। इस चरण में 29 महिलाओं सहित 319 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 1 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाता इन उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। इन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 15,789 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी 45 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस, वामदल और उनकी सहयोगी भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी 32, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 25, कांग्रेस 11, फॉरवर्ड ब्लॉक 2, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी एनपीपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। 83 निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ 76 अन्य दलों के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। इस बीच राज्य में 7वें और 8वें चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। 7वें चरण में 26 अप्रैल को 36 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 8वें और अंतिम चरण में शेष 35 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 2 मई को होगी। कर्नाटक में 17 अप्रैल को होने वाले बेलगाम लोकसभा उपचुनाव और मस्की तथा बसवा कल्याण विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा और विपक्ष के नेता सिद्दारमैया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार उपचुनाव में अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। बेलगाम लोकसभा सीट के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि मस्की और बसवा कल्याण विधानसभा सीटों के लिए 12 उम्मीदवार खड़े हैं। बसवा कल्याण सीट विधायक बी नारायण राव की कोविड संक्रमण से मौत होने के बाद खाली हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन खुबा भाजपा का टिकट न मिलने के कारण बसवा कल्याण सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।
बीजेपी ने मंगला सुरेश अंगड़ी, जो पूर्व सचिव दिवंगत सुरेश अंगड़ी की पत्नी है, उन्हें बेलगांव लोकसभा सीट से चुनाव अखाड़े में उतारा है। उनके खिलाफ कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट सतीश जारकीहोली प्रतिस्पर्धा में हैं। बसव कल्याण विधानसभा सीट से बीजेपी के शरणु शालगार, कांग्रेस के मल्लम्मा और सैयद अली खादरी जेडीएस से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व विधायक बी नारायण राव की पत्नी मल्लम्मा को कांग्रेस ने उतारा है। मस्की विधानसभा में रोचक परिस्थिति है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से जीते प्रताप गौड़ा पाटिल इस बार बाय इलेक्शन में बीजेपी से लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ हारे बीजेपी के उम्मीदवार बसन गौड़ा तुर्वीहाल इस उपचुनाव में कांग्रेस से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीएस बेलगांव लोकसभा और मस्की से चुनाव नहीं लड़ रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में अब तक 10 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,68,912 कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 17 जिलों में लॉकडाउन लगाया। महाराष्ट्र सरकार और कोविड कार्यबल के बीच राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा जारी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। इन प्रयासों से इस क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ अवसर पैदा होंगे। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के विधानसभा चुनाव और तिरुपति तथा बेलगाम लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। पश्चिम बंगाल में 7वें और 8वें चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। हरिद्वार में कुंभ मेले में आज दूसरा शाही स्नान। फिल्म नोमैडलैंड ने ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन अकादमी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या माई गव ओपन फोरम पर अपने सुझाव दे सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 22 अप्रैल तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से प्राप्त लिंक के जरिए भी प्रधानमंत्री तक अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में मन की बात के लिए लोगों से उन विषयों और प्रेरणादायक अनुभवों को साझा करने का अनुरोध किया है जिनके बारे में वे सोचते हैं कि अन्य भारतीयों को भी ये जानना चाहिए। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख ने बताया है कि उसके नतांज परमाणु संयंत्र पर कल आतंकवादी हमला हुआ। संगठन के प्रमुख अली अकबर सालेही ने इस घटना की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से परमाणु आतंकवाद से निपटने का आह्वान किया। इससे पहले कल ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रवक्ता ने बताया था कि नतांज संयंत्र के बिजली वितरण ग्रिड में समस्या के कारण दुर्घटना हुई, पर इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। बाद में संगठन के प्रमुख ने इसे परमाणु आतंकवाद और तोड़फोड़ की घटना बताया। शनिवार को ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने नतांज संयंत्र के नए सेंट्रीफ्यूज का उद्घाटन किया था, जो यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कड़ी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कल आए चक्रवात सिरोजा ने बड़ी तबाही मचाई है। कई घरों के शीशे टूट गए और पेड़ों के गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। इस चक्रवात ने कल 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कलबारी शहर के पास समुद्र तट को पार किया। मौसम विभाग के अनुसार हालांकि चक्रवात की गति में कमी आई है, फिर भी आज 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। क्लोज झाओ की फिल्म नोमैडलैंड ने ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन अकादमी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। इस फिल्म को 3 और पुरस्कार भी मिले हैं। फ्रांसिस मैकडोरमैंड को इसे फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।
83 वर्षीय एंथनी हॉपकिंस को द फादर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। कल रात चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 187 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 177 रन ही बना सकी। FIH हॉकी प्रो लीग प्रतियोगिता के दूसरे मैच में कल रात ब्यूनस आयर्स में भारत ने ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-0 से हरा दिया। पहले मैच में भी भारत ने अर्जेंटीना को 3-2 से हराया था। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के अवसर पर कुंभ मेले में दूसरा शाही स्नान चल रहा है। एक रिपोर्ट। देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जो यहां सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर पुण्य सलिला गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आज महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान है, जो 12 वर्ष बाद आयोजित हो रहा है। हर की पैड़ी पर विभिन्न अखाड़ों के साधु सन्यासी और उनके अनुयायी शाही जुलूस के रूप के साथ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह देव भी शाही स्नान के लिए हरिद्वार आए हुए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मेला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं की जांच के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई और चेन्नई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मुंबई में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। चेन्नई में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। श्रीनगर में बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में भी बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने के आसार हैं। लेह में अधिकतम तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। गिलगित में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। मुजफ्फराबाद में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। देहरादून में आसमान साफ रहेगा। शाम को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। तापमान 16 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चंडीगढ़ में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक जा सकता है। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं उनका गायन। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 10 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,68,912 कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 17 जिलों में लॉकडाउन लगाया। महाराष्ट्र सरकार और कोविड कार्यबल के बीच राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा जारी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। इन प्रयासों से इस क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ अवसर पैदा होंगे।
पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के विधानसभा चुनाव और तिरुपति तथा बेलगाम लोकसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। पश्चिम बंगाल में 7वें और 8वें चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। हरिद्वार में कुंभ मेले में आज दूसरा शाही स्नान। फिल्म नोमैडलैंड ने ब्रिटिश फिल्म तथा टेलीविजन अकादमी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।